नमस्कार साथियों, मैं रामगोपाल कुमावत आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता, अपन जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो फर्टिलिटी मैनेजमेंट की सोइल साइंस के जो सिलेबस है उसकी सीरीज चला रहे हैं। उसके अंतर्गत अपन ने काफी टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब 5 से 6 टॉपिक और बचे हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा कि जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी उनको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन के कौन कौन से मेथड है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑन मेथड ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन टू क्रॉप। कौन कौन से मेथड है और किस टाइम पे कौन से मेथड के द्वारा जो फर्टिलाइजर है उनका अप्लाई करते हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? 4 चीज होनी चाहिए। ठीक है, 4 चीज सही होनी चाहिए। एक होना चाहिए राइट टाइम, राइट टाइम। ठीक है, क्या होना चाहिए? राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मेथड एंड राइट सोर्स। ये याद रखना, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट मेथड एंड राइट सोर्स। किसी भी फर्टिलाइजर की यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये चारों प्रिंसिपल होने बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये चारों यदि प्रिंसिपल सही से यूज करोगे तो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगला टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। टाइम जो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का वो क्या है, आप उसको किस समय दे रहे हो उसके आधार पर भी इनको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला आ रहा बेसल एप्लीकेशन। बेसल मतलब जब अपन क्रॉप की सोविंग करते हैं, सोविंग के टाइम जो न्यूट्रिएंट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेसल एप्लीकेशन। यानी क्रॉप की सोविंग या ट्रांसप्लांटिंग के समय फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करवाना क्या कहलाता है? बेसल एप्लीकेशन कहलाता है। ठीक है, यानी सोविंग और ट्रांसप्लांटिंग के समय देना। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम तो 100%, लेकिन पोटेशियम का 1/3, सॉरी, फास्फोरस और पोटेशियम तो 100%, लेकिन नाइट्रोजन की 1/3 डोज जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है उस समय दी जाती है। कारण फास्फोरस का कम देने का, वो क्या होता है? सोइल में इमोबाइल होता है, इसलिए वो वहां जाकर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, लॉसेस नहीं होता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है? मोबाइल होता है, वो लीचिंग लॉसेस हो जाता है, इसलिए उनको स्प्लिट छोटी छोटी डोजों में दिया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, पहला हो गया बेसल एप्लीकेशन। सेकंड आता है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग मतलब खड़ी फसल में, खड़ी फसल है उसके अंतर्गत छिड़काव करना, उसे क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग। यानी खड़ी फसल में उसके अंतर्गत छिड़काव देना। इसको स्प्लिट एग्रीवेशन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दिया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 2 से 3 डोज में देते। फर्स्ट डोज सोविंग के टाइम, सेकेंड 15 से 20 या महीने भर बाद में, और थर्ड जब फ्लोवरिंग होती है तब दी जाती है। ठीक है, इसको एक अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे मक्का और धान और गेहूं में टिल्डिंग स्टेज पे दे सकते हैं और पेनिकल इनिशिएशन में, और जो मक्का होता है उसमें नी हाइट स्टेज में दे सकते हैं और टेस्लिंग आने पे दे सकते हैं। इनके आधार पर इनको बांटा गया है। अगला बात करते हैं हम फोलियर एप्लीकेशन। अगला मेथड कौन सा आता है? फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर मतलब ऊपर से छिड़काव करना, क्या कहलाता है? फोलियर एप्लीकेशन कहलाता है। यानी किसी भी न्यूट्रिएंट को वाटर में डालकर ऊपर से छिड़काव करना क्या कहलाता है? फोलियर एप्लीकेशन। तो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के 3 मेथड, बेसल एप्लीकेशन, इसके बाद में एपिकल या जिसे टॉप ड्रेसिंग भी कहा जाता है, थर्ड होता है फोलियर एप्लीकेशन। इसके बाद में आता है कुछ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कौन कौन से है? ठीक है, उसके आधार पर सबसे पहले आता है सॉलिड फर्टिलाइजर। सॉलिड फर्टिलाइजर की कुछ साइंटिफिक मेथड में बात करें तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का अर्थ होता है कि किसी भी फर्टिलाइजर को फील्ड पर यूनिफॉर्मली छिड़काव करना क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग एट सोविंग, सोविंग टाइम में हाथों के द्वारा यूनिफॉर्मली पूरे फील्ड में डाल देना। ठीक है, ये टॉप ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है कि खरपतवारों को भी मिल जाता है, इसलिए अधिक बर्बादी हो जाती है। मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग में क्या आप कर सकते हैं? ऊपर से छिड़काव करेंगे। अब ऊपर से छिड़काव करेंगे, ये कोई फील्ड है तो इसमें क्रॉप भी होगा, वीड भी होगा, सब होंगे, तो ये सबको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मिल जाते हैं। इसकी वजह से ये इसका क्या होता है? एक बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। अगला आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? ये क्रॉप से इसके आसपास के एरिया के अंतर्गत न्यूट्रिएंट प्लेसमेंट करना क्या कहलाता है? प्लेसमेंट कहलाता है। अब प्लेसमेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्लाउ सोल प्लेसमेंट, यानी हल चल रहे हैं, उस हल के पीछे कुछ लगा होता है इक्विपमेंट, उसके अंदर न्यूट्रिएंट डाल के दिया जाता है, उसे प्लाउ सोले कहा जाता है। डीप प्लेसमेंट, डीप यानी रूट के भी नीचे दिया जाता है, उसे डीप प्लेसमेंट कहते हैं। रिंग प्लेसमेंट, रूट के चारों तरफ के एरिया में दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
रिंग प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। और सबसे यदि इफेक्टिव की बात करें तो रिंग प्लेसमेंट इसमें क्या होता है, अच्छा इफेक्टिव होता है। और डीप प्लेसमेंट, धान के खेत में अपन देख सकते हैं, जो धान का खेत है उसके अंतर्गत क्या होता है, पानी भरा रहता है, तो ऊपर का जोन क्या होता है, ऑक्सीडाइज जोन होता है जो 1 mm तक होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, रिड्यूस जोन होता है। तो अब इस रिड्यूस जोन के अंतर्गत क्या दिया जाता है, नाइट्रेट के फर्टिलाइजर को कहां देते हैं, ऑक्सीडाइज जोन में, और अमोनिया के फर्टिलाइजर को कहां देते हैं, रिड्यूस जोन में दिया जाता है। ऐसे समझ सकते हो आप कि ये एक धान का फील्ड है, ठीक है, ये कोई धान का पौधा है, ठीक है, यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज जोन है, ठीक है, यानी यहाँ पर थोड़ी बहुत तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीडाइज जोन कितना 1 mm, तो यहाँ कौन सा देंगे, नाइट्रेट की फर्टिलाइजर। क्यों, ताकि यहाँ यदि रिड्यूस जोन में दिया, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, और यहाँ रिड्यूस जोन में कौन सा देते हैं, अमोनिया देते हैं, रिड्यूस जोन, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से पूछा जाता है उस फर्टिलाइजर को किस जोन में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट में क्या करेंगे, उसके पास में फर्रो बनाकर डाल दिया जाता है, ठीक है। साइड ड्रेसिंग, जो क्रॉप्स है उसकी साइड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में सीड कम फर्टिटिल। सीड कम फर्टिटिल में क्या होता है, ये प्लांट है, इसके 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर नीचे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, याद रखना, ठीक है। इसके बाद में लिक्विड फर्टिलाइजर का कैसे करेंगे आप, तो लिक्विड का या तो फर्टिगेशन कर सकते हैं, जो सिंचाई पानी के साथ में फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले फोलियर पानी में डालकर उसका छिड़काव कर दो। कंसंट्रेशन कितनी याद रखना, 0.5 से 1% तक रखते हैं। अगला आता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब सिंचाई के पानी के साथ में, जो सिंचाई का पानी होता है उसके साथ में दे दिया जाता है, ठीक है। जो ड्रिप इरिगेशन होती है या फिर स्प्रिंकल मेथड होता है उसके अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला आता है आपका सीड एंड रूट ट्रीटमेंट। सीड एंड रूट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सीड एंड रूट ट्रीटमेंट, सीड एंड रूट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजर है उनका क्या बना लिया जाता है, एक जो फर्टिलाइजर है उन फर्टिलाइजर का एक गोल बना लिया जाता है अच्छा सा, और जिस प्लांट की अपने को ट्रांसप्लांट करनी है उस प्लांट को कुछ समय के लिए उसकी रूट को इसके अंदर डिप किया जाता है और उसके बाद में उसको लगा दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सीड एंड रूट ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ में न्यूट्रिएंट के साथ में कुछ कल्चर का भी यूज किया जाता है, ठीक है, इस बारे में याद रखना। अब यदि इसकी क्विक समरी की बात करो तो बस इसको पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नाइट्रोजन स्प्लिट डोज में देते हैं, फास्फोरस कंप्लीट, पोटेशियम कंप्लीट, माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी के लक्षण दिखने पर फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं, और नैनो यूरिया, नैनो फर्टिलाइजर फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा देते हैं, ठीक है। अगला फैक्टर आता है आपका, अगला चैप्टर आता है जिसमें आता है कि यूज एफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट की यूज एफिशिएंसी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, यानी यदि कोई आप फर्टिलाइजर दे रहे हो वो अपना 100% पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता बिकॉज इन बहुत सारे फैक्टर की वजह से, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज एफिशिएंसी नाइट्रोजन की कितनी है, 30 to 50%, फॉस्फोरस की कितनी है, 15 से 20, पोटेशियम की कितनी है, 70 से 80, सल्फर की कितनी है, 8 से 10, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कितनी है, 1 से 2% होती है। ये यूज एफिशिएंसी याद रखना, ये वाइवा में पूछा जाता है कई बार कि किस फर्टिलाइजर की कितनी यूज एफिशिएंसी होती है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ये वाइवा में पूछा गया था फास्फोरस की और पोटेशियम की यूज एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आपको भी ये याद रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सोइल फैक्टर। सोइल के अंदर कौन कौन से फैक्टर है जो इसको प्रभावित कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करें सोइल पीएच। पीएच क्या, यदि एसिडिक पीएच होगा तो जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम और बोरोन की अवेलेबिलिटी कम होगी। यदि हायर पीएच होगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम होगी, और जो न्यूट्रल पीएच है वहां पर अवेलेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ये लिखा हुआ इसमें। अब हम बात करें टेक्सचर। टेक्सचर में क्या बात करें, सैंडी टेक्सचर। सैंडी टेक्सचर में क्या होगा कि न्यूट्रिएंट लीच हो जाएंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो फाइन टेक्सचर होता है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है, इसकी वजह से भी वहां पर
लॉसेस तो नहीं होता, लेकिन अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लॉसेस नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद में वापस वो सॉल्यूशन में आते हैं और प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए वहां पर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अगला आता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर दोगे तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट का अच्छे सोर्स होते हैं, तो यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला, कुछ फर्टिलाइजर के फैक्टर। वो तो थे सोइल के फैक्टर, कौन कौन से, पीएच कैसी है उसकी, उसका टेक्सचर कैसा है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कैसा है वो। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में वो फर्टिलाइजर कैसा है सबसे पहले, उसके बाद में वो किस फर्टिलाइजर का सोर्स, किस न्यूट्रिएंट का सोर्स है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको कैसे बनाया गया है, वो पाउडर फॉर्म में है, ग्रेनुलर फॉर्म में है, सोल्यूबल फॉर्म में है, फोलियर स्प्रे में यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। साधारण उर्वरक जैसे नॉर्मल जो यूरिया होता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन कोटेड यूरिया और नैनो यूरिया की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और मेथड और एप्लीकेशन, उसको किस मेथड से दे रहे हैं, वो भी एक अच्छा खासा रोल अदा करता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ठीक है, यदि आप नाइट्रोजन को एक साथ दे दिया बेसल डोज, तो वो क्या हो जाएगा, लीच हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसलिए उसको 2 से 3 भाग में स्प्लिट करके दिया जाता है, याद रखना। अगला आता है क्रॉप से रिलेटेड कुछ फैक्टर, कि कौन कौन से फैक्टर है जो क्रॉप से रिलेटेड है और वो एफिशिएंसी को प्रभावित करते हैं। तो सीधी बात है क्रॉप्स। क्रॉप्स में सबसे पहले न्यूट्रिएंट को चाहिए, क्या चाहिए, रूट के द्वारा, जितनी ज्यादा रूट ग्रोथ उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। इसके बाद में यदि ग्रोथ अच्छी है तो ट्रांसपिरेशन अच्छा होगा, वाटर अपटेक ज्यादा होगा, वाटर अपटेक ज्यादा होगा तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, रूट सिस्टम अच्छा तो एफिशिएंसी ज्यादा। क्रॉप वेराइटी और जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, यदि कुछ वेराइटी होती है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, वो न्यूट्रिएंट को अच्छे से ले पाती है, लेकिन कुछ वेराइटी है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट को नहीं ले पाती है। इसके बाद में ग्रोथ स्टेज, सबसे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ग्रोथ स्टेज, जब प्लांट इनिशियल स्टेज में होता है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन जब प्लांट मेच्योरिटी स्टेज में चला जाता है तो वहां पर न्यूट्रिएंट की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट फैक्टर। कौन कौन से मैनेजमेंट फैक्टर है, सोइल फैक्टर, इसके बाद में क्रॉप फैक्टर और एप्लीकेशन फैक्टर, फर्टिलाइजर फैक्टर के अलावा आप कैसा वहां पर मैनेज कर रहे हैं, वो फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण रोल देते हैं। इसके अंतर्गत मैंने पहले बताया था 4R का जो प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो करना चाहिए। सोर्स अच्छा होना चाहिए, रेट यानी जितनी रिक्वायरमेंट उतना देना चाहिए, टाइम जब क्रॉप को नीड हो तब देना चाहिए, पैलेस उसके रूट के आसपास देना चाहिए। ठीक है, अगला आता है वाटर मैनेजमेंट। हम बात करते हैं कि जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए मेन फैक्टर कौन था, मॉइस्चर। यदि मॉइस्चर सोइल में प्रॉपर रहा तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि मॉइस्चर कम तो न्यूट्रिएंट सोल्यूबल नहीं होंगे, सोल्यूबल नहीं होंगे तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और यदि पानी बहुत ज्यादा रहा, बहुत ही ज्यादा रहा, अनएरोबिक कंडीशन, तो भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगला था वीड एंड पेस्ट। ज्यादा वीड होगा या पेस्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, क्रॉप है उस क्रॉप के साथ compete करेंगे न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, तो वो यूज कर लेंगे, जो अपने क्रॉप के लिए तो नुकसानदायक ही है। जहां क्रॉप को 10 किलो पूरा सामान मिल रहा था, अब 2 आदमी और आ गए तो उस अकेले क्रॉप को तो 10 किलो नहीं मिलेगा, वो भी तो ले जाएंगे, तो उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगला आता है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे आपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया और हाथों हाथ यदि तेज बारिश हो गई तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट सारे लीच हो जाएंगे या फिर वो वाटर में घुलकर वहां से बह के चले जाएंगे, जिससे भी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसके बाद में यदि खाद डाला, तेज धूप है, गर्मी है, तो भी वो वोलेटाइल गैस में चला जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से नुकसान होता है। अगला आता है कि न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का आपको अलग अलग फैक्टर दे रखा है। ठीक है, ये जो मैंने पहले बताया था कि किसकी कितनी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पोटेशियम की इतनी नहीं होती, पोटेशियम की 70 से 80% होती है। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की 1 से 2 होती है और सल्फर की 1 से 8 से 10 होती है। ठीक है, ये याद रखना। अगला आता है मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन अंडर रेनफेड एंड इरिगेटेड कंडीशन। दोनों कंडीशन में अलग अलग होता है, कहीं रेनफेड है, रेनफेड या इरिगेटेड, सॉरी रेनफेड कंडीशन के अंतर्गत अलग होगा, इरिगेटेड कंडीशन में अलग मेथड अपनाया जाएगा। इरिगेशन जहां आप प्रॉपर खुद अपने हिसाब से पानी दे रहे हो, वहां आपके पास सिंचाई का सोर्स है, तो वहां पर न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट अलग होगा। एक रेनफेड कंडीशन जहां पूरा मौसम पर डिपेंड करती है, तो वहां न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन अलग दी जाएगी, उनके मेथड अलग होंगे। ठीक है,
तो उनके अलग अलग मेथड है, उनकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं रेनफेड कंडीशन में। रेनफेड कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, डीप प्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप ऊपर प्लेसमेंट करोगे तो प्रॉपर सही नहीं होगा, इसीलिए डीप प्लेसमेंट दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में देसी हल या कल्टीवेटर के द्वारा एक नाली बनाकर डीप में कर दिया जाता है। ऊपर सूखी होने के बावजूद निचली में नमी बनी रहती है, जिससे जड़ों को, इसमें क्या करते हैं, डीप प्लेसमेंट करेंगे। नीचे क्या होगा, मॉइस्चर होगा। ऊपर तो रेनफेड है, ऊपर तो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, लेकिन नीचे मॉइस्चर होगा ताकि वहां से न्यूट्रिएंट आसानी से प्लांट ले पाएगा। ठीक है, अगला सीड कम फर्टी ड्रिल। सीड कम फर्टी ड्रिल क्या होता है कि भाई जो न्यूट्रिएंट है उसको रूट के चारों तरफ के 5 सेंटीमीटर के एरिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के एरिया में डालते हैं, जिससे वो आसानी से ले सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला कौन सा है, फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर मतलब आप पानी स्प्रे कर दो पानी में घोलकर, जिससे लीफ के स्टोमेटा जो होते हैं उसके द्वारा भी न्यूट्रिएंट एंट्री करेंगे प्लांट में और अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें बेसल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर वैसे भी पानी की कमी है, तो आप बेसल एप्लीकेशन के द्वारा पूरे दे सकते हो। ठीक है, अगला आता है इरिगेटेड कंडीशन, जहां पर आपके पास सिंचाई का भरपूर साधन है, आप उसके अनुसार अपन न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। ठीक है, जहां इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम अपनाई जाती है, अधिक पैदावार करने के लिए खाद का उपयोग भी ज्यादा करते हैं। इसके लिए खाद लीचिंग को रोकने के लिए अलग अलग यूज में करते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है स्प्लिट एप्लीकेशन। आपके पास इरिगेशन का सिस्टम है, आप वहां पे क्या होगा, हाई यील्डिंग वेराइटी लगाओगे, जहां पर उसको हाई यील्डिंग वेराइटी को हाई यील्ड करने के लिए हाई न्यूट्रिएंट की ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, और न्यूट्रिएंट की ज्यादा के लिए फर्टिलाइजर भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और फर्टिलाइजर ज्यादा देना है तो उसको एक साथ तो दो नहीं पाओगे, तो अलग अलग टुकड़ों में दिया जाता है, यानी स्प्लिट एप्लीकेशन किया जाता है ताकि लॉसेस से बच सकते हैं। ठीक है, कब देते हैं, तो एक तो बेसल एप्लीकेशन सोविंग के टाइम, दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ या टिल्डिंग, थर्ड फ्लोरिंग स्टेज पे देते हैं। कारण सिंचित क्षेत्रों में पानी ज्यादा होने की वजह से नीचे चला जाता है और लॉसेस हो जाता है। अगला टॉप ड्रेसिंग या ब्रॉडकास्टिंग, ऊपर से छिड़काव कर सकते हो आप, फोलियर एप्लीकेशन के रूप में कर सकते हो, सिंचाई के साथ फर्टिगेशन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सिंचाई का सोर्स है। इसके बाद में साइड ड्रेसिंग और बैंड प्लेसमेंट भी आप कर सकते हो, जो प्लांट है उसके नीचे या फिर प्लांट की रूट के नीचे या साइड में भी आप दे सकते हो। ठीक है, बीच में नालियां या पौधों के बगल में कूड़ बनाकर, जो बीच में ये प्लांट है इसके चारों तरफ यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसका पूरा समरी देख सकते हो आप एक बार कि क्या है क्या नहीं है। वर्षा आधारित और इरिगेटेड में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सीमित कारक मॉइस्चर, एक दोनों में लिमिटेड फैक्टर है, इसमें मॉइस्चर कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। यदि मॉइस्चर स्ट्रेस कम है तो न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें लीचिंग लॉसेस हो जाएगा। और इसमें ज्यादा डीप दे सकते हैं, इसमें ज्यादा डीप देने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन आपको फुल डोज एक ही बार में दे देते, क्योंकि वहां लॉसेस तो नहीं हो रहे, पानी की कमी है इसलिए वहां दे सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 से 3 स्प्लिट, यहाँ ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां मॉइस्चर की पहले ही कमी है। तो ऊपर तो सरफेस में मॉइस्चर है नहीं, तो सोल्यूबल होगा नहीं, तो ज्यादा इसमें फायदा आएगा नहीं, इसलिए यहाँ नहीं देते, लेकिन यहाँ तो देते हैं। फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं संकट जब पानी की कमी है और स्ट्रेस आ रहा है तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें तो सिंचाई के साथ। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिएंट को डीप दिया जाता है ताकि रूट और डीप जाएगी, जितनी डीप जाएगी उतना ही क्या होगा, फायदा होगा, लेकिन इसके लिए पौधे की तीव्र वृद्धि के लिए ऊपर ही दिया जाता है। ये कुछ फैक्टर थे, बहुत इजी और आसान थे, आप लगभग इनको 11-12 से पढ़ के आ रहे, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसीलिए आपको बस क्यों समरी के रूप में इसको बता दिया गया है। और यदि आपको नया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। ठीक है, धन्यवाद।